बड़े बोझल दिल से मैं उससे अलग हुआ था, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गया। सूरज निकल रहा था और लोगों की आमद और रफ्त भी शुरू हो चुकी थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की पगडंडियां पिलांगता अनदेखी मंजिल की तरफ गामजन था। सूरत हाल की संगीती के पेश नजर मैंने किसी से भी सड़क का रास्ता दरियाफ्त न किया और तन बे तकदीर चलता रहा। करीबन 2.5 घंटे तक टाइक टोटियां मारने के बाद मुझे सड़क की सूरत दिखाई दी। इस दौरान न जाने कितने देहात, मंदिर, गुरुद्वारे और लोग मुझे मिले थे, लेकिन मैंने उन सब से कन्नी कता कर गुजर गया था। सारी रात जिस आसाब शिकन माहौल में कटी थी और जिस सूरत हाल से मैं 2-4 होकर यहाँ तक पहुँचा था, इन हालात में मेरी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना किसी मोजिज़े से कम नहीं था। सड़क पर पहुंचकर मैंने कोई खतरा मोल नहीं लिया था। यहाँ सिग्नल मील दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे अंदाजा हो सकता कि ये सड़क कहाँ से आती है और किस तरफ जा रही है। मैंने सड़क के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर एक किनारे पर लगा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर उंगली के इशारे से एक रास्ते की निशानदही की गई थी और उस गांव का नाम लिखा हुआ था। उससे कुछ आगे बाएं तरफ भी एक ऐसा ही बोर्ड नजर आया। कुछ और आगे पहुंचा तो गोहर मकसूद भी हाथ आ गया। ये लुधियाने की एक ज़ैली सड़क थी जो आगे जाकर जीटी रोड से मिल जाती थी। एक जगह सड़क के किनारे बना हुआ एक लोहे का शेड सा था, जिसका मतलब था कि ये बस स्टॉप है। करीबन 15-20 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद एक छकड़ा सा दूर से आता दिखाई दिया। करीब आने पर मालूम हुआ कि ये बस है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उस बस नुमा छकड़े में सवार हो गया, जिसमें पहले ही से नजदीकी देहात के लोग भीड़ बकरियों की तरह बैठे हुए थे। मेरे सवार होने पर हस्बे रिवायत पहले से बैठे लोगों ने 2-4 गालियां बस वालों को निकाली, 2-4 कलमात खैर मेरे हक में कहे और बस चल दी। आधे घंटे बाद करीबन पसलियों को शिकंजे से निकालने के बाद मुझे खुली हवा में सांस लेने की तौफीक नसीब हुई। ये एक कस्बाती बस स्टैंड था, जहाँ से बस से मोगा वगैरह के लिए जाते थे। सामने मोगा की बस तैयार थी। मैं उसमें सवार होकर मोगा की तरफ चल दिया। दोपहर के करीब मोगा पहुंचा, एक होटल में डट कर खाना खाया और वहीं एक मुकामी सिनेमा में जा घुसा। सारे शाम जब मुझे जसवंत के महफूज हाथों तक पहुंचने का सिग्नल मौसूल हुआ तो बेइख्तियार मेरा दिल तशक्कुर के जज्बात से भर आया। अल्लाह ताला की खुसूसी रहम करम से ही मुहम्सर हुई थी। मुसरत भरे दिल के साथ मैं यहाँ से आजम लुधियाने हुआ और सूरज ढलते ही वहाँ जा पहुँचा। प्रकाश किसी काम से गया हुआ था। मैं सीधा ऊपर कमरे में ही चला आया। शायद ही किसी ने मुझे देखा होगा। यहाँ एक ट्रंक में से अपने धुले हुए कपड़े निकाल कर पहने। प्रकाश के आने से पहले उसी के सामान से शेव बनाया। फिर एक लड़के को बुलाकर करीबी होटल से चाय लेने को कहा और खुद 4 पई पर ढेर हो गया। प्रकाश सुदर्शना के साथ फिल्म देखने गया हुआ था। उसकी वापसी रात 10 बजे के करीब हुई। उस दौरान में मैं शानदार नींद से लुत्फ अंदोज हो चुका था और खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। एक लड़के को मैंने करीबी होटल से खाना लेने भेजा। लड़के और प्रकाश की आमद एक साथ ही हुई थी। उसे चूंकि मेरे आने की खबर न थी, इसलिए मुझे देखकर वो हैरान रह गया। आप कब पधारे महाराज? तुम्हें आवारा गर्दी से फुर्सत मिले तो जानो। मैं आवारा गर्दी करने नहीं, फिल्म देखने गया था, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। खाना हम दोनों ने इकट्ठे ही खाया। फिर प्रकाश तो लंबी तान के सो रहा, जबकि मैंने वो रात कुरुने बदलते गुजारी। जब से मैंने फिल्म जुए बांग्लादेश देखी थी, एक बेकनी सी छाई रहती थी। कोई ताकत अंदर ही अंदर मुझे आने वाले भयानक खतरे का एहसास दिलाती रहती। हिंदू की चरित्रबाजियों का नजदीक से मुशाहिदा करने के बाद और अपनी कौम की भोली जहनियत को मद्देनजर रखते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि 4 टीकों की खबासत रंग ला कर रहेगी और जो जहर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बड़े मंगुल तरीके से भोले भाले बंगालियों के दिल दिमाग में उतर रहा था, उसके 2 रस नताइज जरूर बरामद होंगे। भारतीय अखबारात में रोजाना पाकिस्तानी फौज के मुतालिक मन गढ़ंत कहानियां शाये होने लगती थी। न जाने ये लोग कहां से अजीब अजीब किस्म की तस्वीर ले आते थे, जिनको पाकिस्तान की बर्बरीत का शिकार जाहिर करके दिन रात प्रोपिगंडा किया जा रहा था। आकाशवाणी के किसी न किसी स्टेशन से हर रोज कोई न कोई शरणार्थी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता सुनाई देता था। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसियां के इस्लाम दुश्मनी जिनकी घट्टी में पड़ी थी, ऐसी बातों की मुंतजिर रहती थी और बगैर किसी तस्दीक के वही खबर अगले रोज उनके हवाले से पढ़ने सुनने को मिल जाती थी। काश हमारे सिफारतकारों ने उस दौर पर आशूब में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया होता और वक्त की आंधियों का रुख पहचान सकते। अगले रोज अला सुबह मैं और प्रकाश लुधियाना जेल जाने की तैयारियों में लग गए, क्योंकि आज बाबूजी से मुलाकात का दिन था। सुबह जल्द ही माता जी और मूसे जी पूनम और टीपू के साथ आ गई थी। उन्होंने बाबूजी के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था। जेल में बाबूजी से मुलाकात अलहदगी में हुई। इस सिलसिले में हमने पहले से ही जेल हुकाम की मुट्ठी गर्म कर दी थी और उन्होंने भी पूरा हक नमक अदा किया। बाबूजी हमें बड़े अच्छे मूड में मिले। वो हशाश बशाश नजर आ रहे थे। घर वालों ने मेरी मसाई से उन्हें आगाह किया तो उनकी हालत दीनी थी। उन्होंने अलहदगी में मुझसे कुछ बातें की तो मैंने उन्हें मनहूर सिंह की मुलाकात से आगाह किया और ये भी बता दिया कि मैं उनके मयार पर पूरा उतरा हूँ। प्रकाश बेटे, इस सिलसिले में मुझे न जाने क्यों एक ख्वाहिश सी लगी रहती है। कभी मैं सोचता हूँ मैंने अपने
मिशन की अजीम खिदमत की है जो उन्हें तुम जैसा कारकुन सौंपा है, लेकिन जब पूनम का ख्याल आता है तो फिर वो खामोश हो गए। आप सिर्फ तहरीक की कामयाबी के बाद के समरात सोचा कीजिए। बाबूजी, अगर आप न मिलते तो क्या मैं नक्सल बाड़ी न बनता? बस आपका बहाना बनता था, सो बन गया। मैंने उनसे कहा तो बूढ़े कम्युनिस्ट ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मुझे सीने से लगा लिया। बाबूजी की जुबानी इल्म हुआ कि जिस बात का उन्हें शक था उस बात से खैरत ही गुजरी है और उनकी इत्तलात भी यही है कि उन्हें नक्सल बाड़ी होने के शुबे में नजर बंद किया गया है, पुलिस कप्तान के सिलसिले में नहीं। बाबूजी की तरह मुझे भी उस बात का यकीन था कि हुकूमत की कोई एजेंसी भी उनके खिलाफ नक्सल बाड़ी होने का सबूत हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि बाबूजी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुमकिन है मुझे अब कलकत्ता उनके हेडक्वार्टर में तरबियत हासिल करने जाना पड़े। इस सिलसिले में पेशबंदी के तौर पर उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि चंद रोज तक मुमकिन है प्रकाश को उनके किसी खास काम से कलकत्ता जाना पड़े, ताकि घर वालों को मेरे अचानक इस तरह कलकत्ता जाने पर शक न गुजरे। मुलाकात के लिए अमूमन 1 घंटे का वक्त मिलता है, लेकिन हमने 3-4 घंटे बाबूजी के साथ गुजारे और उनकी नेक तमन्नाएं लेकर रुखसत हुए। प्रकाश को मैंने घर वालों के साथ रायकोट भेज दिया और खुद लुधियाने रह गया। असल में मैं अपने लोगों के साथ मिलकर कलकत्ता के सिलसिले में अगला प्रोग्राम तय करना चाहता था, क्योंकि खाली हाथ बैठे रहना मुझे मंजूर नहीं था। मुझे तो काम करना था, नक्सल बाड़ियों की आड़ में ही सही। कलकत्ता के मुमकिन दौरे के पेश नजर मुझे वहाँ से मुतालिक कुछ मिशन सौंपे गए और वहाँ के दोस्तों को भी मेरे मुतालिक इतलात भेज दी गई। अपने काम से निमटकर करीबन शाम के वक्त जब मैं वापस कारखाने पहुँचा तो एक पैगाम मेरा मुंतजिर था। बाबूजी एक साहब आए थे, आपका इंतजार कर रहे थे, फिर ये रुका दे गए। एक मुलाजिम ने इतला दी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ये मेरे नए दोस्तों का पैगाम था। उन्होंने अगले रोज फिर उसी होटल में आने के लिए कहा था। अगले रोज सबसे पहले पूनम से मुलाकात हुई जो रायकोट से सीधी यहीं चली आई थी। मैंने उसके कपड़ों पर नजर डालते हुए पूछा, खैरियत? उसने कॉलेज की मखसूस वर्दी के बजाय प्राइवेट कपड़े से वितरण कर रखे थे। बिल्कुल नहीं। पूनम मुख्तसर सा जवाब देकर मेरे करीब ही बैठ गई। इरादे खतरनाक ही दिखाई देते हैं, मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। आपसे ज्यादा नहीं। मैं पूनम की उस बात से चौंका। ये बैठे बिठाए तुम्हें कलकत्ता जाने की क्या सूझी? अच्छा तो यूं कहो ना भाई, बाबूजी का काम था कुछ, मैंने लापरवाही से कहा। प्रकाश बाबू, आपको मुझ पर विश्वास नहीं क्या? उसका लहजा बड़ा गमगीर हो गया था। पूनम, ये बात तुम कह रही हो, तुम जो मेरा विश्वास हो? मैंने उसकी आंखों में झांका। प्रकाश बाबू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे इल्म है बाबूजी किसके लिए काम कर रहे हैं। ये बात मैं आज से नहीं पिछले 5 साल से जानती हूँ। उसने बड़े एतमाद से बात की और मेरा दिल फिर जोर से धड़का। मैं अब तुम्हारी बात नहीं समझा। उन्होंने आपको कलकत्ता में अपने नक्सलाइट दोस्तों से मुलाकात करने को कहा है। मुझे सिर्फ एक बेनती करनी है कि आप कहीं ओ पूनम, क्या बच्चों की सी बात करती हो? जो तुम्हारी जुल्फों का असीर हो चुका हूँ, किसी के दाम में नहीं पा सकता। ये ठीक है मैं बाबूजी के काम ही से जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात कतई नहीं कि मैं खुद नक्सल बाड़ी बन जाऊंगा। और हाँ, जिस राज को 5 साल से तुमने अपने सीने में छुपा रखा है उसे हमेशा राज ही रखना, इसी में हम सब की सलामती है। पूनम खामोश होकर खिड़की से बाहर खुला में कुछ ढूंढने लगती थी। शायद आने वाले वक्त से मुतालिक कुछ अंदाजा कायम कर रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने तरफ मुतवज्जे किया और उसकी ठुर्री को छूते हुए कहा, पूनम, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, विश्वास रखो मैं जिंदगी में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये बात कहते हुए मेरा दिल भर आया। कैसा खतरनाक खेल तकदीर खेल रही थी मेरे साथ। दोपहर तक हम इकट्ठे रहे। एक होटल से हमने खाना खाया और मैं पूनम को बस में सवार करके वापस इस होटल की तरफ चल दिया जहाँ मुझे अपने दोस्तों से मिलना था। अभी हमारी मुलाकात में करीबन 1 घंटा बाकी था। ये वक्त मैंने आवारा गर्दी की नजर कर दिया और मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले ही होटल में जा बैठा। जैसे ही घड़ी की सुइयां मुकर्ररा वक्त पर पहुंची, उसके बमुश्किल 2 मिनट के बाद एक स्मार्ट सा नौजवान अपनी तरफ आता दिखाई दिया। नौवारिद ने वो मखसूस निशान अपने कोट के काला पर सजा रखा था जो नक्सल बाड़ी के लिए इन दिनों मखसूस था। उसने मेरे सामने कुर्सी संभालते हुए मुझसे हाथ मिलाकर कहा, इश्वक। मैंने भी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया। प्रकाश, हम दोनों अपनी जगह से उठकर एक कैबिन में बैठ गए और बैरे को चाय लाने का कहकर बातों में मसरूफ हो गए। मिस्टर प्रकाश, मुझे आपके साथ कलकत्ता जाना है जहां हमारे दोस्त आपका खैर मुकद्दम करेंगे। आपको कम से कम 1 माह तक क़याम करना होगा ताकि आप बुनियादी तरबियत हासिल कर सकें। उसके बाद आप वापस पंजाब में आएंगे और आपको अजीम परवलतारी इनकलाब के लिए काम करना होगा। मुमकिन है आपने हमारे साथ शमूलियत का फैसला जज्बाती होकर किया। हम नहीं चाहते कि तस्वीर का कोई रुख आपसे पोशीदा रहे। सिर्फ एक बात याद रखिए कि एक दफा नक्सल बाड़ी हो जाने के बाद उस मुल्क में आज़ादी का सांस लेना आपके लिए नामुमकिन है। या तो सिक्योरिटी वाले आपको किसी न किसी बहाने से मार डालेंगे या फिर सारी उम्र गरने सरने के लिए किसी जेल में फेंक देंगे। आप परसों तक सोचिए, अच्छी तरह हालात का जायजा लीजिए। अगर उसके बाद भी आप साबित कदम रहे तो मैं दिन के 11 बजे प्लेटफार्म नंबर 3 पर
पर आपका मुंतजिर रहूंगा। मुझे जवाब देने का मौका दिए बगैर उसने गर्म जोशी से हाथ मिलाया और गुड लक कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर बाहर निकल आया। मुझे ज्यादा खुशी उस बात की थी कि अब बराह रास्त चांटिकियां के इन खबीस चीलों से टकराने का मौका मिलेगा जो पूर्व पाकिस्तान की पुत्र धरती को अपने नापाक कदमों से रौंद रहे थे, क्योंकि मुक्ति बाहिनी के ट्रेनिंग कैंप ज्यादातर कलकत्ता में वाक़ थे और मशरकी पाकिस्तान में की जाने वाली तमाम कार्रवाइयों को अमूमन कलकत्ता और आसाम ही से कंट्रोल किया जाता था। वापसी में रायकोट ही चला आया। इत्तीफाक से सालिग्राम भी छुट्टी लेकर आया हुआ था। मैंने घर वालों को बताया कि परसों मुझे कलकत्ता जाना होगा, मुमकिन है वहाँ कुछ दिन लग जाएं। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मुतमईन कर सका, क्योंकि घर का कोई फर्द मुझे कलकत्ता जाने की इजाज़त देने पर तैयार नहीं था। पूनम को मैंने बड़ी रद्दोकत के बाद उस बात का यकीन दिलाया था कि मैं सिर्फ बाबूजी को उस चक्कर से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उनके मुताबिक ज्यादातर शाहिद हुकूमत कलकत्ता से हासिल करेगी और हमारी कोताही की वजह से अगर भगवान न करे इन पर नक्सलाइट होने का इल्जाम साबित हो गया तो फिर उनकी सारी जिंदगी जेल नजर हो जाएगी। पूनम को मैंने विजन दिया था कि मैं कभी नक्सल बाड़ियों का आलाकार नहीं बनूंगा। खुदा खुदा करके सब लोग राजी हुए। मैंने प्रकाश को बताया कि कलकत्ता में बिजनेस मिलने की भी बहुत उम्मीद है। जानू में गया बिजनेस और कलकत्ता। उसने खड़े खड़े लहजे में जवाब दिया। असल में इस घर के मकीनों को मुझसे ऐसा लगाव हो गया था कि मेरे जाने के बाद वो घर में शायद एक खुलासा महसूस करने लगते। एक सालिगराह ऐसा था जिसे मैंने इशारे के नए से हालात की संगीनी का एहसास दिलाकर अपनी हिमायत पर राजी किया था। और जब घर वालों ने मेरे जाने के हक में फैसला दे दिया तो प्रकाश नाराज होकर रायकोट चला आया। मैंने भी फिलहाल उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। रात को पूनम और मैं काफी देर तक बातें करते रहे। मैं तो अब कुदरत की सतम तरीकी के आगे हथियार डाल दिए और खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था, लेकिन एक फांस सी कहीं अटक कर रह जाती। जब मैं ये सोचता मेरी दायमी जुदाई को ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब मैंने उस खेल का आगाज किया था तो मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई थी कि हालात इतने संजीदे हो जाएंगे। पूनम की गुर्बत के वो हसीन लम्हात अब मेरे लिए सरमाया हयात बन चुके थे। फलक ने फिर भी इतनी मोहलत न दी कि यूं खुलकर पूनम से बातें कर पाता। खुद पूनम के रवैये से ये महसूस होता था जैसे वो अंदर से कट कर रह गई है। उसे अभी तक उस बात का यकीन नहीं आया था कि मैं नक्सलवादियों के जाल में नहीं फंसूंगा। ये शायद इस ज़हनी निस्बत की वजह से था जो उसे मुझसे थी। बहरहाल उसे किसी न किसी तौर पर मैंने उसे मुतमईन कर दिया। सुबह मैं रायकोट से लुधियाने चला गया। बड़ी मुश्किल से प्रकाश को समझा बुझा कर राजी किया और साथ ही वादा भी कर लिया कि मैं बहर सूरत 10-15 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। मुझे इल्म था कि स्टेशन तक ये लोग जरूर मेरे साथ चलेंगे, इसलिए पहले ही अपने दोस्तों को आगाह कर दिया था ताकि ऐसी सूरत से निपटने के लिए पहले से वो खातिर खा बंदोबस्त कर लें। शाम को फिर वापस रायकोट आ गया। अगले दिन आलसुबह मैं और पूनम घर से निकल गए। मुझे लुधियाने से ट्रेन पर सवार होना था। सुदर्शना जिसे प्रकाश ने मेरी कलकत्ता यात्रा से आगाह कर दिया था सुबह ही से मेरे इंतजार में थी। तीनों मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आए। तीनों की हालत दीदनी थी, खुसूसन पूनम तो रूहानी हो रही थी। खुदा खुदा करके ट्रेन आई। पहले से मखसूस बर्थ पर सामान रख कर मैं नीचे आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद ही मेरे प्यारे मुझे आंसू भरी मुस्कुराहटों से अलविदा कह रहे थे। ट्रेन ने रिंगना शुरू किया। मैं अपने बर्थ पर पहुंचा जहां इस वक्त मेरा मुंतजिर था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपके